नमस्कार। ज्ञान वैविध्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आचार्य विद्याखंड के जातक पारिजात ग्रंथ में ग्रह स्वरूप गुणाध्याय भाग 15 में ग्रहों के प्रवेश विभाग, ग्रहों की जाति, गुणधर्म, इसके साथ ही ग्रहों में साम, दाम, दंड, भेद इत्यादि इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। ग्रहों के प्रवेश विभाग यानी कि कौन से ग्रह का कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के विषय में जानना। मंगल का क्षेत्र लंका से कृष्णा नदी पर्यंत तक, साउथ इंडिया में लंका से कृष्णा नदी तक जो क्षेत्र है वो ये कहा जाता है कि ये मंगल का क्षेत्र है। फिर बुध विंध्याचल से गोधमी तक, ये बुध का क्षेत्र है। गोधमी से विंध्याचल तक ये बृहस्पति का क्षेत्र है। और कृष्णा नदी से गोधमी नदी तक ये शुक्र का क्षेत्र है। और गंगा से हिमालय तक ये शनि का क्षेत्र है। अभी इस क्षेत्र की चर्चा की, इनका प्रयोजन क्या है, इस प्रकार से इनको समझा जाए और इनके बारे में फलादेश करें। जब कोई ग्रह बलवान हो तो इन क्षेत्रों में रहते हुए व्यवसाय तरफ आदि किया जाए तो लाभ की प्राप्ति हो। जब कोई ग्रह अस्त हो, नीच हो या पीड़ित दुखी हो तो उनसे संबंधित जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में व्यवसाय आदि कर्म करने से कोई बहुत अच्छा लाभ नहीं होगा। ग्रहों के प्रदेशों का निर्देश ज्योतिष में दो विचारों के लिए विशेष उपयोगी होता है। एक तो यह है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह बलवान हो उस देश में या उस देश से संबंधित कार्य और व्यापार में लाभ हो। जो ग्रह कुंडली में निर्बल हो यानी कि बल रहित हो, उनसे संबंधित देश या उस देश से संबंधित जितने भी व्यवसाय आदि कर्म है उनसे हानि के संबंध में दर्शाता है। दूसरा प्रयोजन, जब कोई ग्रह नीच अस्त हो तो ग्रह युद्ध में वो पराजित होगा, यानी कि उन क्षेत्रों में यदि युद्ध आदि करना पड़े, शत्रु आदि और बढ़ जाए तो वहां पर उस व्यक्ति को हार माननी पड़ेगी। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय या अन्य किसी कारण से पीड़ित हो तो उस प्रदेश में चोर, दस्यु, उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, रक्तपात, अतिवृष्टि या अनावृष्टि से फसल आदि का नष्ट होना, विप्लव इत्यादि से कष्टों की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ग्रहों के क्षेत्र विशेष को समझ करके सोच समझ करके फलादेश करना चाहिए। अभी देखें ग्रहों की जाति और गुण। ग्रहों की जाति का क्या प्रयोजन है और प्रत्येक ग्रह में क्या क्या गुण होते हैं, जैसे सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण। ग्रहों के द्वारा साम, दाम, दंड, भेद इत्यादि को पहचाना जा सकता है। ये किसी कार्य की सफलता अथवा असफलता के संबंध में विचार किया जाता है। बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ही ग्रह ब्राह्मण जाति के हैं और सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह क्षत्रिय वर्ण के। वैश्यों का स्वामी चंद्रमा और बुध को
शूद्र जाति का स्वामी कहा गया है। हीन अर्थात जो निकृष्ट है, अंत्य जातियां हैं, जो बिल्कुल निचला तबका है, दलित इत्यादि, और उससे भी जो निचला तबका है वो शनि से जुड़ा हुआ है, यानी कि उन सब जातियों के स्वामी शनि है। लेकिन पाराशर ऋषि का यह मत है कि बुध को शुक्र जाति का स्वामी न मान करके बुध को वैश्य जाति का स्वामी माना जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बुध व्यवसाय इत्यादि का भी प्रतीक है और अधिकांशतः यही देखने को मिलता है। बृहद जातक में शुक्र गुरु, यानी कि शुक्र और गुरु को गुरु के रूप में माना गया है कि शुक्र और गुरु इनमें से कौन सा अच्छा गुरु है। तो शुक्र को मध्यम गुरु के रूप में, मध्यम ब्राह्मण के रूप में माना गया है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह ब्राह्मण जाति के हैं। तो शुक्र को मध्यम ब्राह्मण और देवगुरु बृहस्पति को उत्तम ब्राह्मण माना गया है। जैसे राशि में जिस प्रकार का ग्रह बैठा हो और जिन अन्य ग्रहों से वो संबंध करता हो, उसमें भी तत् जाति के श्रेणी और किस प्रकार का गुण विशिष्ट या अवगुण युग्म इत्यादि का विचार करना चाहिए। मंगल से मांडलिक, मांडलिक का तात्पर्य कि छोटी रियासत का अधिपति होना, स्वामी होना मांडलिक कहलाता है। तो मंगल से ये समझना चाहिए कि वो छोटे साम्राज्य का स्वामी है। सूर्य से सार्वभौम अर्थात बहुत बड़े साम्राज्य का सम्राट के रूप में जानना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य को समझें। आगे शुक्र गुरु ब्राह्मण है, अतः साम दाम दंड भेद इत्यादि की यदि चर्चा की जाए तो कौन सा कार्य किस रीति से, किस नीति से, किस ढंग से होगा, तो इसके लिए कभी भी जीवन में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले पत्रिका को देखना चाहिए कि पत्रिका में कौन सा ग्रह बलवान है। उन ग्रहों के माध्यम से अपन ये प्रयास कर सकते हैं कि हमारे जो कार्य हैं वो किस प्रकार से होंगे, सामने नीति से होंगे, दाम दंड भेद नीति, इनमें से कौन सी नीति को अपनाया जाए कि कार्य आसानी से हो जाए। कभी कभी जल्दीबाजी में लोग कोर्ट मुकदमा इत्यादि, फौजदारी इत्यादि कार्य कर बैठते हैं और वो कार्य लंबा चलता है, न्याय मिलना तो दूर, परेशानियां सर पे आकर के खड़ी हो जाती है। तो अतः पत्रिका को देख करके अपन ये विचार कर सकते हैं कि अपने सामने जो समस्या पैदा हुई है तो उस समस्या को, उस कार्य को कौन सी रीति से करना अधिक उपयुक्त होगा। शुक्र और गुरु ब्राह्मण है, यदि ये ग्रह आपकी पत्रिका में बलवान हो तो साम नीति को अपनाना चाहिए, यानी कि विनम्र भाव, प्रार्थना या समझाई से समझा बुझा करके किसी कार्य को करवा लिया जाए तो अति उत्तम होगा और वो कार्य सिद्ध भी हो जाएगा। इसके बाद में यदि सूर्य और मंगल ये आपकी पत्रिका में बलवान हो रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि ये क्षत्रिय जाति के हैं तथा दंड नीति को अपनाया जाए तो आपका कार्य धमकी इत्यादि देने से भी सिद्ध हो सकता है। उसके बाद में यदि चंद्रमा बलवान हो तो वैश्य नीति से अर्थात
धन इत्यादि दे करके, कोई लालच लोभ इत्यादि प्रदान करके कार्य को करवाना चाहिए, ताकि वो कार्य सुगमता से और बिना झंझट के कम समय में वो कार्य सिद्ध हो सके। यदि पत्रिका में बुध और शनि ये अधिक बलवान समझे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, तो उस स्थिति में भेद नीति का अपनाना चाहिए। भेद नीति से मतलब है कि चतुराई से, चतुर नीति को अपना करके, चालाकी नीति को अपना करके भेद इत्यादि को समझ करके पकड़ करके उस कार्य को करवाना चाहिए, तो वो कार्य सुगम होगा और जल्दी सिद्ध हो जाएगा। ग्रहों के साप, दांत, दंड, भेद आदि उपायों के अधिष्ठाता होने के निर्देश का प्रयोजन क्या है? कोई व्यक्ति आपके पास जन्म कुंडली लेकर के यदि आए, तो उसका अमुक व्यक्ति से मान लो कोई झगड़ा इत्यादि टंटा फसाद चल रहा है, अब उसको समझा करके काम निकाल ले तो वो साम नीति होगी। फौजदारी मुकदमा इत्यादि करके यदि कार्य को करवाया जाए तो वो दंड नीति में आएगा। पैसे इत्यादि का लालच, दान इत्यादि देकर के कार्य करवाया जाए तो वो दान नीति से होगा। और चालाकी चतुराई से किसी कार्य को संपूर्ण कराया जाए तो वो भेद नीति के संबंध में आएगा। अब जिस ग्रह की दशा अथवा अंतदशा ये सब जो चल रही है उनका भी विचार करना चाहिए। और विशेष करके कार्य सिद्धि के विशेष में अपन छठे भाव का अवलोकन करें कि छठे भाव में कौन सा ग्रह प्रतिष्ठित है और षष्ठेश कौन है, यानी छठे भाव का स्वामी ग्रह कौन है। जातक की कुंडली में कौन से ग्रह बलवान है और छठा भाव किस प्रकार का है, इन सब की समीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए। ग्रहों को 4 विभागों में विभाजित करके ये भी बोध होता है कि बृहस्पति और शुक्र ये दोनों द्विपद है, यानी बृहस्पति और शुक्र 2 पैर वाले हैं, इसलिए इनको द्विपद कहा जाता है, यानी कि मनुष्य रूप में है। और सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह ये चतुष्पद है, यानी कि 4 पैर वाले हैं। चंद्रमा सरीसृप यानी टेढ़ा मेढ़ा रेंग करके चलने वाला है। बुध और शनि दोनों पक्षी के रूप में है, ये भी अपने को समझना चाहिए। शूद्रों की जाति निर्देश का प्रयोजन क्या है, कभी विचार किया था ग्रहों की जाति विशेष में, तो ग्रहों की जाति विशेष को जानने इसका उद्देश्य क्या है। जैसे चोरी हो गई कोई वस्तु हो अथवा कोई वस्तु नष्ट हो गई हो, उसके संबंध में यदि अपने को जानना है तो उस स्थिति में अपने को प्रश्न कुंडली इत्यादि बना करके ये देखना होगा कि किस वर्ण का चोर है। चोरी करने वाला व्यक्ति कोई ब्राह्मण है, वैश्य है अथवा शूद्र है, तो उस पत्रिका में अपन ग्रहों की बराबर स्थिति को देख करके ये निर्णय कर सकते हैं कि चोर अमुक वर्ण का है। दूसरा प्रयोजन यह है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह लाभ करने वाला है, यानी आय भाव से संबंध रखता है अथवा धन भाव से, तो ये देखा जाएगा कि द्वितीय भाव का अधिपति और एकादश भाव का अधिपति अथवा इन दोनों भावों में विराजित कोई ग्रह बलवान है, तो जो ग्रह इन दोनों भावों से जुड़े हुए जो भाव स्थिति को मजबूत करते हुए नजर आएंगे, वर्ग स्थिति को अच्छी स्थिति में दर्शाते हुए नजर आएंगे,
तो उस ग्रह की जाति विशेष को जानते हुए उसी जाति के व्यक्ति के साथ यदि कोई व्यवसाय आदि कर्म किया जाए, मित्रता आदि बढ़ाई जाए तो निश्चित रूप से फायदा होगा। यदि उसके विपरीत जाति वर्ण के व्यक्ति के साथ व्यवसाय आदि कर्म किया जाए तो उन लोगों से उस व्यक्ति को हानि उठानी पड़ेगी। बलि ग्रह विशेष करके यदि वह ग्रह चतुर्थ अथवा एकादश स्थान का स्वामी हो, ये देखना चाहिए पत्रिका में। आप अपनी पत्रिका खोलें और देखिए चतुर्थ का अधिपति कौन है और एकादश का अधिपति कौन है। ये दोनों ही ग्रह बलवान होने चाहिए, दोनों ही भाव बलवान होने चाहिए। इनमें से जो भाव कमजोर है उसके बारे में विचार ना करें, जो बलवान है उसके बारे में अवश्य विचार करें। इनसे संबंधित जाति वाले व्यक्ति से मित्रता यदि रखी जाए तो मित्रता से भी फायदा होगा, और व्यवसाय आदि कर्म में भरोसा किया जाए तो धोखाबाजी इत्यादि से बचा जा सकता है। हानिप्रद ग्रह की जाति वाले से हानि की प्राप्ति होगी। षष्ठ या षष्ठे से संबंधित ग्रह वाले व्यक्तियों से शत्रुता होती है। यह ग्रहों की जाति निर्देश आदि के ऊपर निर्भर करता है। ग्रहों में गुण भी होते हैं, सत्व, रज और तमो। ग्रहों के सात्विक, राजसिक आदि गुणों के बारे में बताया है। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के गुण। भोजन, प्रकृति, लक्षण आदि इन सब के विषय में अपन गीता का अध्ययन करें तो उनमें भी प्राप्त होता है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ये 3 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ये तीनों ही ग्रह सत्व गुणी हैं। यानी कि इन ग्रहों के माध्यम से ये जान सकते हैं कि इस व्यक्ति में सत्व प्रधान है, सात्विक तरह का ये व्यक्ति है। यदि ये तीनों ही ग्रह आपकी पत्रिका में पुष्ट हो, बलवान हो। बुध और शुक्र ये ग्रह यदि अच्छी भाव पोजीशन में दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि ये राजसिक गुण वाला है। मंगल और शनि ये गुण तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ब्राह्मण ने भी कहा है कि सूर्य जिस त्रिशांश में हो उसके अनुसार सात्विक आदि गुणों का अवलोकन करना चाहिए। अभी आगे देखें तो सूर्य, मंगल तथा बृहस्पति ये ग्रह पुरुष ग्रह, तीनों ग्रह पुरुष ग्रह है। सूर्य भी पुरुष है, मंगल भी पुरुष है और बृहस्पति भी पुरुष है। चंद्रमा और शुक्र ये दोनों ग्रह स्त्री ग्रह है। बुध और शनि ये दोनों ग्रह नपुंसक है। अब इसमें ये देखा जाएगा कि नपुंसक 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरुष नपुंसक और एक स्त्री नपुंसक। तो बताते हैं कि बुध को स्त्री नपुंसक ग्रह के रूप में समझना चाहिए और शनि को पुरुष नपुंसक ग्रह के रूप में समझना चाहिए। यानी जिसका ये अंग स्त्री के अंग के सदृश हो किंतु अन्य अंगों का लक्षणादि है आविर्भाव बिल्कुल स्त्री के समान हो, तो बुनियादी जो अंग है वो स्त्री के समान न हो, तो इसका तात्पर्य हो गया कि वो स्त्री नपुंसक है। राहु और केतु को ना ही तो पुरुष माना है और ना ही स्त्री माना है, किंतु गलत देवी का नाम एक पुस्तक है। उस पुस्तक का यदि अपन अध्ययन करें तो ये पता चलता है कि राहु को स्त्री संकेत के रूप में माना है और केतु को नपुंसक संकेत के रूप में माना है। सूर्य, मंगल, बृहस्पति ये पुरुष है, इसलिए ये अपने को समझना होगा साथ में कि सूर्य पिता का कारक भी है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और पिता पुरुष ही होता है।
मंगल भ्राता का कारक है क्योंकि भाई पुरुष ही होता है, और बृहस्पति पुत्र का कारक है यानी कि पुत्र भी पुरुष ही होता है। चंद्रमा और शुक्र ये दोनों स्त्री हैं। इससे यह भी कहा जा सकता है कि चंद्रमा स्त्री संज्ञक है अर्थात माता का भी कारक है, माता स्त्री ही होती है, और शुक्र स्त्री संज्ञक का कारक ज्योतिष में माना है। तो वैसे देखते हैं तो पत्नी के रूप में भी शुक्र को ही मानते हैं क्योंकि पत्नी स्त्री ही है। इसके साथ ही उन ग्रहों के माध्यम से पंच महाभूत आदि के बारे में भी जान सकते हैं, जिनका अध्ययन हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक नमस्कार।